जी, ऑडिबल विजिबल, एवरीथिंग इज क्लियर। क्लियर। ओके ओके, ठीक है। ठीक है। तो चलिए, लेट्स स्टार्ट द तो क्लास। चलिए, लेट्स स्टार्ट द क्लास। जी जी, चंद्रयान फर्स्ट वाज लॉन्च ऑन 22 अक्टूबर 2008 इन इंडिया फ्रॉम। ठीक है। देखिए, ये पुराना पीवाईक्यूज क्वेश्चन है, बट ये एक पॉइंट वाला क्वेश्चन है। ठीक है। अभी जो है आपका 23 में चंद्रयान 3 जो है लॉन्च हुआ था, जिसकी काफी चर्चा आप लोगों ने सुनी थी। तो चंद्रयान फर्स्ट जो है वो कब लॉन्च किया गया था, उसकी डेट तो आपको इन्होंने बता दिया है, 22 अक्टूबर 2008 इन इंडिया। तो वो इंडिया में किस जगह से जो है चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च किया गया? बेंगलोर, श्री हरिकोटा, चेन्नई या अहमदाबाद? जी, एनीवन? ठीक है। तो चलिए, विदाउट एनी लेट वी विल क्लेरिफाइंग द आंसर। तो ये इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन टू, श्री हरिकोटा। देखिए, आपके जितने भी चंद्रयान लॉन्च हुए हैं वो इसी जहां से लॉन्च किए गए हैं। आपको ये समझ में आ रहा होगा कि बेंगलोर हो सकता है, क्योंकि इसरो की स्थापना जो है इसरो ने ही बनाया था। ठीक है। यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है ये कहाँ पर सिचुएटेड है? ये आपका बेंगलोर में सिचुएटेड है। बनता यहाँ पे है, बट इसका लॉन्च करने का जो सेंटर है वो यहाँ पे है। तो इस सेंटर को हम देख लेते हैं कि ये कहाँ पे पड़ता है और इसका नाम क्या है। चंद्रयान फर्स्ट वाज लॉन्च ऑन अक्टूबर 22 अक्टूबर 2008 फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर, जिसको SDSC के नाम से हम जानते हैं। ठीक है। और एट श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसरो के द्वारा जो है ये मतलब सेंटर पर, किस सेंटर पे लॉन्च किया गया, जिसको हम SDSC के नाम से जानते हैं, और ये कहाँ पे पड़ता है? श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में। ठीक है। चंद्रयान 2 एंड 3 भी जो है उसी सेंटर से लॉन्च किया गया था, और चंद्रयान 2 जो है 2019 में लॉन्च किया गया, चंद्रयान जो है आपका 2023 में लॉन्च किया गया। तो इससे जो है आप चीजों को रिलेट कर सकते हो। और ये काफी 23 वाला तो आपको याद ही होगा, 2019 में आपका लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, पुलवामा में हमला हुआ था, उससे भी आप इसको रिलेट कर सकते हो कि 19 में चंद्रयान 2 जो है लॉन्च किया गया। ठीक है। जी, क्वेश्चन नंबर है 127। व्हाट डू यू नीड टू पुट योर वेब पेज ऑन www? देखिए, www यहाँ पे लिखा है, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है। ये एक बेसिक चीज है जो कि सबको मालूम है, और यहाँ पे जो है www से मुराद क्या है? आपकी वेबसाइट है। ठीक है। कह रहे हैं कि आपको किस चीज की जरूरत है, कि जब आप अपने वेब पेज को अगर आप www पर रखना चाहते हो तो आपको इन फॉलोइंग में से किस चीज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। वेब पेज का मतलब आप मान लीजिए कि आपका कोई भी वेब पेज जो आपने क्रिएट किया है, एंड यू वांट टू अपलोड ऑन www या और योर वेबसाइट। ठीक है। तो वेबसाइट को यहाँ पर www उन्होंने मुखफ़फ़ कर दिया है। तो देखिए, सिंपल सी बात है, अगर आप अपनी वेबसाइट पर किसी भी पेज को या किसी भी तरह की चीजों को यू वांट टू अपलोड ऑन योर वेबसाइट, तो सबसे पहले आपको किस चीज की जरूरत होगी? कि का जो वेब पेज है या आपकी वेबसाइट वो एक इंटरनेट से कनेक्टेड होनी चाहिए। क्योंकि विदाउट कनेक्शन द विदाउट इंटरनेट, ठीक है, विदाउट द कनेक्टिविटी यू कांट डू एनीथिंग ऑन द इंटरनेट। ठीक है। फिर इसी तरीके से वेब ब्राउजर आपको मालूम है कि जहां पर आप अपनी वेबसाइट को डालते हो, जिसको हम क्या बोलते हैं? URL भी बोलते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। देखिए, आप अपने मोबाइल में अगर गूगल क्रोम को खोलते हो, जहां पर आप चीजों को सर्च करते हो, उसी को हम URL बोलते हैं, और गूगल क्रोम को हम वेब ब्राउजर बोलते हैं, क्योंकि उसी के अंदर चीजें जो है सर्च होती है। वेब सर्वर है, ये एक नेटवर्क का सर्वर होता है। ठीक है। और इसी के जरिए ही आपका सारा काम इंटरनेट पर होता है। अगर आप किसी को कोई चीज सेंड करते हो, किसी से कोई चीज आप रिसीव करते हो, तो ये सारी एक्टिविटी जो है डन होती है आपकी बाई वेब सर्वर, क्योंकि हर एक चीज का एक वेब सर्वर होता है इंटरनेट के टर्म में। ये चीजें आपको पढ़ाई गई हैं, अगर आपने पढ़ा होगा या रिवीजन में आपके अंदर ये चीजें होंगी, तो इसको खुद ब खुद आप रिकॉल कर सकते हो इन योर माइंड। तो ऑल ऑफ द अबव जो है इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। एनी डाउट एनीबडी?
नो सर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है 128। अ कंपाइलर इज यूज्ड टू कन्वर्ट द फॉलोइंग लैंग्वेज इनटू द ऑब्जेक्ट कोड व्हिच कैन बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, आपको मालूम है कि कंपाइलर जो है वो क्या होता है, लैंग्वेज प्रोसेसर का पार्ट है। ठीक है, कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है। ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं, मशीन लेवल लैंग्वेज को, हाई लेवल लैंग्वेज को जो है वो मशीन लेवल लैंग्वेज में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। और मशीन लेवल लैंग्वेज को वी कॉल से इन अदर वे या इन अदर नेम, इसको हम ऑब्जेक्ट कोड भी बोलते हैं। ठीक है, मशीन लेवल लैंग्वेज को हम ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं, इसी तरीके से हम लोअर लेवल लैंग्वेज जो है बोलते हैं। ठीक है, तो कंपाइलर को फॉलोइंग में से किस लैंग्वेज को ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए जो है यूज किया जाता है, वो क्या होगा, सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। जी, गुड। तो ये है आपका हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, यानी कंपाइलर जो होता है, एक होता है इंटरप्रेटर, एक होता है कंपाइलर। इन दोनों में काम वही है, यानी इंटरप्रेटर भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल या लोअर लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, कंपाइलर भी वही काम करता है। बट डिफरेंस है, देयर इज अ मतलब डिफरेंस बिटवीन बोथ टर्म। कंपाइलर क्या करता है, कंप्लीटली एक ही वक्त में सारी चीजों को आपको वो कर देगा, ट्रांसलेट कर देगा या कन्वर्ट कर देगा। और इंटरप्रेटर जो होता है वो लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता हुआ चलता है। ठीक है, कंपाइलर मान लीजिए आपका पूरा एक पेज है, तो ये एक ही वक्त में पूरे पेज को कन्वर्ट करने के बाद उसकी गलतियों को सुधार देगा। लेकिन इंटरप्रेटर जो होता है वो लाइन बाय लाइन करेगा, एक लाइन करेगा, उसकी गलती को सही करेगा, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे। इस तरीके से जो है ये मरहला आपका चलता रहता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 129। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्क डिवाइस। तो फॉलोइंग में से कौन सी जो है एक नेटवर्क डिवाइस नहीं है? बी। जी, ठीक है। तो सीपीयू जो है ये आपकी क्या है, सीपीयू को हम बोलते हैं द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। सीपीयू की वजह से ही जो है आप कंप्यूटर को जो है रन करते हो। बाकी राउटर को सिंपली आप बोल सकते हो वाईफाई। ठीक है, आप लोगों ने अपने घर में जो वाईफाई लगाया है उसी को हम बोलते हैं राउटर, क्योंकि ये आपको क्या करता है, नेटवर्क प्रोवाइड करता है इन लैन एरिया। ठीक है, लैन के बारे में भी आपने पढ़ा है, लोकल एरिया नेटवर्क। आपका घर जो है वो एक लोकल एरिया नेटवर्क है, वो एक मतलब कॉम्प्लिकेटेड जगह है जहां पर सिर्फ आप अपने घर के अंदर अपने सारे मोबाइल, सारे लैपटॉप, सारे टैब को जो है आप कनेक्ट करके रखते हो। देखिए, स्विच भी जो है आपकी एक नेटवर्किंग डिवाइस है, हब भी जो है आपकी एक नेटवर्किंग डिवाइस है। स्विच में क्या होता है कि मान लीजिए ये हमारी स्विच डिवाइस है। ठीक है, इससे हमने 5 कंप्यूटर को जो है कनेक्ट कर रखा है। ये स्विच है, कंप्यूटर 1, कंप्यूटर 2। ठीक है, और इसी तरीके से ये है 3 और ये है आपका 4। इसी तरीके से हमारी हब भी क्या होती है, एक स्विच डिवाइस होती है। हब जो है वो एक्सटेंशन बोर्ड की तरह होता है, जैसे हम लोग घर में एक्सटेंशन बोर्ड यूज करते हैं एक साथ कई मोबाइल को चार्ज पे लगाने के लिए। ठीक है, तो इससे भी हमने जो है 4 कंप्यूटर को जो है कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, कंप्यूटर 2, कंप्यूटर 3 और इसी तरीके से ये है हमारा 4। बट इसके दरमियान डिफरेंस ये है, स्विच में क्या होता है कि अगर हम एक कंप्यूटर से, यानी कंप्यूटर 1 जो है अगर कंप्यूटर 4 को डेटा भेजना चाहता है तो सिर्फ डेटा इसी को जाएगा। पहले यहां से डेटा स्विच में आएगा और स्विच जो है इसका मैक एड्रेस रीड करके डेटा यहां पर भेज देगा। ठीक है, लेकिन हब की एक बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर हम कंप्यूटर 1 से कंप्यूटर 4 में ही सिर्फ डेटा भेजना चाहते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर हम भेजना चाहते हैं तो हमारा डेटा हब को जाएगा, और हब को बुद्धू डिवाइस बोला जाता है, पागल डिवाइस क्यों कहा जाता है, क्योंकि यही डेटा जो है वो इसमें भी भेज देगा, 3 में भी भेज देगा, 2 में भी भेज देगा, एंड इसी तरीके से 4 में भी भेज देगा। तो हब के अंदर जो होती है वो सिर्फ उसी के दरमियान भेजने की सलाहियत नहीं होती है, उससे जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं वो बैक वक्त तो सबको भेज देता है। लेकिन स्विच जो है सबको नहीं भेजता, पहला कंप्यूटर अगर दूसरे को भेजना चाहता है उसी में जाएगा, 3 और 4 में नहीं जाएगा। इज दिस क्लियर? ओके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 131। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑन इंटरनेट। तो फॉलोइंग में से कौन सी जो है इंटरनेट पर एक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से रिलेट नहीं करता, यानी इंटरनेट पर जो प्रोटेक्शन का काम नहीं देगा आपके लिए। यानी कौन ऐसी टर्म है जो आपका सिक्योरिटी से बचाने का काम नहीं करेगी। डेटा इंक्रिप्शन, आपको मालूम है कि डेटा को हाइड करना, यानी ये आपके डेटा को क्या करता है, छुपाता है। ठीक है, वाटर मार्किंग भी आपका एक तरीका है चीजों को हाइड करने का, यानी अनअथॉराइज्ड यूजर जो होते हैं या इलीगल लोग जो होते हैं उनसे आपकी आपकी ये क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है, यानी एक तरीके से ये सिक्योरिटी का काम करता है।
डेटा हाइड करना, तो ये तीनों जो है आपका किसके अंदर आएंगे, यानी दीज थ्री टर्म्स कम्स अंडर दिस इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑन द इंटरनेट, ठीक है। एक्सेप्ट इंफॉर्मेशन रिट्राइवल, इंफॉर्मेशन रिट्राइवल जो है ये कोई आपकी वो नहीं है, ठीक है, कोई टर्म नहीं है, इसका सिंपल सा मतलब होता है इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना, इंफॉर्मेशन को देखना, इंफॉर्मेशन को उजागर करना, इंफॉर्मेशन को पब्लिश करना, ठीक है। बाकी ये तीन टर्म ऐसी हैं जो आपकी प्रोटेक्शन देती हैं, आपको प्रोटेक्शन देती हैं, आपको डेटा को बचाएंगे, आपके जो है पर्सनल इंफॉर्मेशन को जो है अनऑथराइज्ड यूजर से, इलीगल यूजर से, ठीक है, हैकर से, इन सारी चीजों से आपकी ये हिफाजत करती हैं। जैसे डेटा इंस्क्रिप्शन या इंड टू इंड इंस्क्रिप्शन, बार बार मैं आपको बोला हूं कि जब हम लोग व्हाट्सएप पे जो है कॉल करते हैं तो इस तरीके से लिख कर आता है इंड टू इंड इंस्क्रिप्टेड। इंड टू इंड का मतलब होता है पर्सन टू पर्सन, यानी सेंडर एंड रिसीवर के बीच जो है कोई थर्ड आदमी जो है नहीं आ रहा है, हमारी बात और उसके दरमियान जो बात हो रही है वो आपस में क्या है, इंस्क्रिप्टेड है, छुपी हुई है, कोई थर्ड पार्टी जो है नहीं जान पाएगी। चलिए, कंप्यूटर्स ऑन एन इंटरनेट आर आइडेंटिफाइड बाय, कंप्यूटर को अगर आप इंटरनेट पर आइडेंटिफाई करना चाहते हो या जानना चाहते हो तो आप किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो, वो क्या एड्रेस होगा, क्या तरीका होगा उसका? जी, सी ऑप्शन। ठीक है, बिल्कुल है, इट इज विजिबल एंड सिंपल ऑप्शन है। आपका आईपी एड्रेस, आपको मालूम है कि इंटरनेट पर अगर आप किसी भी डिवाइस को आइडेंटिफाई करना चाहते हो तो यू कैन मतलब फाइंड बाय द आईपी एड्रेस। चलिए, क्वेश्चन नंबर 133, वेयर डज अ कंप्यूटर ऐड एंड कंपेयर इट्स डेटा, यानी कंप्यूटर जो है कहाँ अपने डेटा को ऐड करता है या कंपेयर करता है। कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर अपने डेटा को माइनस करना, प्लस करना, सब्सट्रैक्शन जो है, डिवाइड करना, ठीक है, मल्टीप्लाई करना, वो कहाँ पे करता है, सीपीयू में, मेमोरी में, हार्ड डिस्क या फ्लॉपी डिस्क? ऑप्शन है। बिल्कुल, देखिए सीपीयू का एक पार्ट होता है एएलयू, जिसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। यानी इन प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का क्या काम है, हमने कहा कि ये कंप्यूटर का एक पार्ट है, यानी सीपीयू का एक पार्ट है, इसका काम होता है कि जितना भी हम माइनस करना, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सारा काम जो मैथमेटिकल वाला फॉर्मूलाज हम अप्लाई करते हैं वो इसी की मदद से जो है होता है। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर मेंबर, तो फॉलोइंग में से कौन सा ऑप्शन जो है दूसरे मेंबर से डिफरेंट है? दूसरे मेंबर से डिफरेंट होने का मतलब ये है कि यानी तीन ऑप्शन एक जैसे होंगे, एक जो है अलग कबीर से होगा, अलग कैटेगरी से होगा, वो कौन है? ऑप्शन ए। जी, देखिए, विंडोज, लाइनेक्स एंड मैक, ये सारे हमारे क्या हैं, ये हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। बाकी गूगल जो है वो आपका एक सर्च इंजन है, ठीक है, तो ये इसकी कैटेगरी जो है वो अलग हो गई है, और ये जो है आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, सर्च इंजन क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पढ़ाई गई हैं, अगर आपने देखा होगा तो आपको चीजें रिकॉल हो रही होंगी क्वेश्चन के जरिए। क्वेश्चन नंबर है 135, एम आई एम ई इन इंटरनेट टेक्नोलॉजी स्टैंड फॉर, तो यस एम आई एम ई का फुल फॉर्म है क्या? जी, जी फिरोज। बी ऑप्शन। देखिए, सिक्योर मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ठीक है। तो ऑप्शन। ये तो ऑप्शन वन है, इसको आप नोट करो, ये पीवाईक्यूज है, ये आपके 22 के क्वेश्चन में भी रिपीट हुआ है, ठीक है, और ये 2010 से या 12 के अराउंड के क्वेश्चन के बीच का ये क्वेश्चन है। तो चीजें आती रहती हैं, तो ये ऐसा देखने में भी आपको लग रहा है ना कि काफी यूनिक सा है, तो आ सकता है। चलिए, द सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट मैनेज द हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड, ठीक है। यानी कंप्यूटर के हार्डवेयर और कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को जो प्रोग्राम मैनेज करता है, यानी जो चीज जो है कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर जितने लगे होते हैं, जितने सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, उन चीजों को अंदर से जो मैनेज करने का काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं?
ऑप्शन सी। जी, तो ये होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक ऐसा सिस्टम होता है जो आपके कंप्यूटर के अंदर जितने भी पार्ट्स होते हैं, ठीक है, उन चीजों को ये ऑपरेट करता है, चलाता है, मैनेज करके रखता है। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। देखिए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मींस, ठीक है, यानी हर वो कंपनी जो आपको नेट प्रोवाइड करती है, जो आपको सर्विस प्रोवाइड करती है इंटरनेट की या नेटवर्क की। जैसे जियो, जियो से हमें क्या मिलता है, एक सर्विस मिलती है, इंटरनेट मिलता है। एयरटेल है, वोडाफोन है, आइडिया है। तो इसमें वो कौन सी ऐसी कंपनी नहीं है जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का पार्ट नहीं है। इंटरनेट प्रोवाइडर वाली सर्विस यानी इंटरनेट प्रोवाइड करने वाली कंपनी, सिंपली। तो सिम के अलावा भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं, सर्विस प्रोवाइड करती हैं। तो इनमें से कौन सी नहीं है। पुराना पीवाईक्यूज है, इसको आप वेटेज दीजिएगा। तो ये है आपका ऑप्शन 4, इन्फोटेक इंडिया एलटीडी। ये नहीं है, बाकी तीन आपके। बीएसएनएल तो आपको मालूम है, एमटीएनएल का फुल फॉर्म आप देख लीजिए, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड एंड अर्नेट इंडिया आर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, ये दोनों आपके क्या है, सर्विस प्रोवाइडर हैं। MTNL, a state-owned telecom company that act as an ISP providing internet service primarily in Delhi and Mumbai। ठीक है, तो ये एक तरीके की टेलीकॉम कंपनी है जो कहाँ पे मतलब खुसूसी तौर पर दिल्ली और मुंबई में ये अपनी इंटरनेट की सर्विस देती है। अर्नेट इंडिया ये एक ऑर्गेनाइजेशन है दैट प्रोवाइड इंटरनेट सर्विस एंड कनेक्टिविटी टू एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन अक्रॉस द इंडिया। यानी पूरे इंडिया में जो भी हमारे एजुकेशनल या रिसर्च इंस्टीट्यूशन है उनको ये इंटरनेट की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। अर्नेट, अर्नेट को हमने हायर एजुकेशन के अंदर भी पढ़ाया होगा, और इसके तहत बहुत सारे इनिशिएटिव भी आए हुए थे, मतलब यूनिवर्सिटियों को जो है 4G 5G में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे होता है ना नेटवर्क वगैरह जो है वहां पे अच्छे लेवल के दिए जाते हैं, इस तरीके की चीज है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो फॉलोइंग में से कौन सा जो है सही। स्मार्ट कार्ड डोंट रिक्वायर एन ऑपरेटिंग सिस्टम। कह रहे हैं कि स्मार्ट कार्ड को जो है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत नहीं है। स्मार्ट कार्ड एंड पीसी यूज करते हैं कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, स्मार्ट कार्ड का मतलब कोई भी कार्ड हो सकता है। जैसे आपके सिम के कार्ड में जो चिप लगी होती है ना, उसी को हम स्मार्ट कार्ड बोलते हैं। एटीएम के अंदर जो आपकी चिप लगी होती है वो स्मार्ट कार्ड है। वीजा कार्ड, रुपे कार्ड, ये सारे कार्ड जो है आपके स्मार्ट कार्ड के कैटेगरी में आएंगे, कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ स्मार्ट कार्ड। तो सीओएस क्या है। सीओएस इज स्मार्ट कार्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। कह रहे हैं कि सीओएस जो है वो एक तरीके का स्मार्ट कार्ड है। स्मार्ट मतलब सीओएस इज स्मार्ट कार्ड। सीओएस स्मार्ट कार्ड जो है वो आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये भी गलत है, कोई ऐसा होता ही नहीं है। द कम्युनिकेशन बिटवीन रीडर एंड कार्ड इज इन फुल डुप्लेक्स मोड। देखिए, कार्ड और रीडर, ठीक है, मान लीजिए ये आपका कार्ड है और आप एक रीडर हो। ठीक है, रीडर मींस यानी यहाँ पर ह्यूमन है, यूजर है जो कार्ड को यूज करेगा। तो अगर आप कार्ड को यूज करते हो तो ये आपका वन वे कम्युनिकेशन हो गया या आपका टू वे कम्युनिकेशन हो गया। यानी आप सिर्फ सिंपली कार्ड को इंसर्ट करके पेमेंट निकाल लेते हो, बाकी कार्ड से आपका कोई भी कम्युनिकेशन रिटर्न में नहीं होता है। ओनली एंड ओनली आप ही क्या करते हो, कार्ड को यूज करते हो। तो ये फुल डुप्लेक्स नहीं है, ये आपका सिंपल डुप्लेक्स है। ठीक है, कम्युनिकेशन के अंदर आपको ट्रांसमिशन मोड जो है पढ़ाया गया है सिंपल, जहां पर सिर्फ वन वे आपकी आवाज जाती है। हाफ डुप्लेक्स का मतलब होता है जहां पर आवाज दोनों तरीके से तो आती है बट वो सेम टाइम पे नहीं आती। फुल डुप्लेक्स का मतलब हो गया जहां पर सेम टाइम पे आवाज आपकी आ रही है। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं तो ये हमारा फुल डुप्लेक्स मोड कम्युनिकेशन है, या डेटा का ट्रांसमिशन हम बोल सकते हैं इसको। तो आपका होगा ऑप्शन बी, क्योंकि हमारे जो स्मार्ट कार्ड होते हैं, पीसी का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर यानी लैपटॉप। ठीक है, यानी इन न्यू टर्म या इन मॉडर्न एरा हम लैपटॉप को पीसी बोलते हैं या पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं। तो इन सब में ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ लैन। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क की कौन सी एक टाइप है यहाँ पे। देखिए, अभी अथरनेट आगे आया था। अथरनेट क्या है, ये एक तरीके का क्या होता है, केबल होता है। ठीक है, और इस केबल की मदद से जो है हम लैन एरिया नेटवर्क का कनेक्शन करते हैं विद इन योर होम। ठीक है, या इन योर इंस्टीट्यूशन, इन योर ऑर्गेनाइजेशन, जो भी लोकल लेवल के होते हैं उन पे हम करते हैं। टोकन रिंग का मतलब होता है कि जहां पर एक रिंग की शक्ल में हमारे लोकल एरिया नेटवर्क का कनेक्शन किया जाता है। ठीक है,
जैसे ये एरिया एक रिंग जैसी है, ठीक है, तो ये कंप्यूटर कनेक्ट हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, यानी गोल गोलाई में मेज टेबल लगे हुए हैं, सारे बच्चे बैठ रहे हैं, टोकन एरिया नेटवर्क। तो इस तरीके से भी जो नेटवर्क की कनेक्टिविटी होती है वो हमारे क्या होता है, लैन की ही एक टाइप मानी जाती है। FDDI जो है ये भी एक तरीके का केबल होता है, इसको हम यूज करके क्या करते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क का कनेक्शन करते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए FD का मैंने फुल फॉर्म यहाँ पे दे दिया है, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस। फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस यहाँ पर लिखने का मतलब यही है कि आप फुल फॉर्म इसका याद कर लें, ठीक है, और ये जहन में रख लें कि ये लोकल एरिया नेटवर्क के लिए ये केबल यूज किया जाता है। It is a high-speed networking standard that uses the optical fiber cable to transmit data over long distance, often in local area network यानी LAN। ठीक है, getting my point? Anyone any doubt? No, sir. Okay, चलिए, DNS इन इंटरनेट टेक्नोलॉजी स्टैंड फॉर, DNS ये होता क्या है, इसका फुल फॉर्म है क्या? हरी अप, कम ऑन गाइस, ये क्या है, DNS होता क्या है बताइए। काफी इजी है, पता नहीं। देखिए, नहीं देखिए, ये होता है हमारा डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है, ये काफी आसान चीज है, ठीक है, कई बार आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, क्वेश्चन में भी सुना होगा, शायद प्रीवियस क्लास में भी ये चीजें हमने डिस्कस की थी डोमेन नेम के बारे में। इसका ज़ुहूर जो है 1983 के अंदर हुआ, और हर वेबसाइट के आगे जो हम लगाते हैं ना .com, देखिए ये सबका लगाने का जो तरीका होता है ना, हर वेबसाइट के आगे आप .com नहीं पाओगे, जो कमर्शियल पर्पस की वेबसाइट होती है उसी में सिर्फ .com लगता है। जैसे जो मदरसे वगैरह की वेबसाइट होती है वो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है, आप देखोगे www दारुल उलूम देवबंद, तो वहां पे ORG लगा होगा, ठीक है, नदवतुल उलमा ORG लगा होगा, तो ये ORG क्या है, एक डोमेन नेम सिस्टम है, ठीक है, ये ORG जो है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए लगी होती है। इसी तरीके से www अगर मतलब .AD अगर AC लगा होगा तो ये एकेडमिक होगी, ठीक है, और इसी तरीके से आप बहुत सारे इस तरीके के जो .com होते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं डोमेन नेम सिस्टम। जब भी आप वेबसाइट बनवाते हो, मान लीजिए आप अपनी एक एकेडमी रन कर रहे हो और आपने वेबसाइट बनवाया अपनी एकेडमी के लिए, तो आपको वेबसाइट बनाने के लिए जो पेमेंट करना होता है, जो खर्चा आपको देना पड़ता है, वो इसी डोमेन नेम सिस्टम के लिए ही देना होता है, क्योंकि इसको खरीदना पड़ता है, ठीक है। 15,000 20,000 जिस तरीके की आपकी वेबसाइट की कैपेसिटी होती है, इन सब में काफी झंझट्स होती हैं, बट हमें जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी एतबार से हमें इन चीजों को पढ़ना और समझना है। तो DNS स्टैंड फॉर डोमेन नेम सिस्टम इज क्रिएटेड बाय इन 1983, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर की जनरेशन भी आपको पढ़ाई गई है, कंप्यूटर की हिस्ट्री भी जो है आपको शॉर्ट में पढ़ाई गई है, तो इसमें आपको जो तरतीब लगाने के लिए पूछते हैं तो इस हिसाब से ये चीज आपको याद रखनी होगी। चलिए, IP4 एंड IP6 एड्रेस यूज टू आइडेंटिफाई कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट। देखिए IP, पहले जो IP एड्रेस होते हैं वो दो तरीके के होते हैं ना, एक 4 होता है, एक 6 होता है, पहले 4 चलता था लेकिन अब उसका एक्सटेंशन वर्जन चल रहा है IP एड्रेस 6, ठीक है। और अभी हमने आगे पढ़ा कि अगर कंप्यूटर को हमें आइडेंटिफाई करना, मान लीजिए एक नेटवर्क से बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्टेड है, और आप आए हो और आप हमसे बोल रहे हो कि सर मेरे कंप्यूटर को जो है आप ढूंढ दीजिए कि मेरा कंप्यूटर कौन नेटवर्क से कनेक्ट करके यूज कर रहा है। तो अगर हमें ढूंढना है तो हम कैसे यूज करेंगे या कैसे उस चीज को हम सर्च करेंगे, सॉरी, ठीक है, तो उसके लिए हमें IP एड्रेस ही आपके कंप्यूटर का लेना होगा, तभी हम आपके कंप्यूटर को जो है ढूंढ पाएंगे। तो वही कह रहे हैं कि IP एड्रेस 4 एंड 6 जो है, जो कंप्यूटर को इंटरनेट पर आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है, तो उस हिसाब से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है। जी, come on, B everyone should option. try to find the correct answer जी। C. गुड, ठीक है, प्लीज गिव योर 2 मार्क्स। देखिए, नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर फॉर IP एड्रेस 4 इज लेस देन नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर फॉर IP एड्रेस 6, ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है कि IP एड्रेस के अंदर जो बिट यूज होती है वो 32 होती है, और यहाँ पे जो होती है आपकी शायद 128 होती है, यही ना।
देखिए आईपी एड्रेस 4 जो है वो एड्रेस क्रिएट करने के लिए 32 बिट को यूज करता है, और ये 128 बिट यूज करने के लिए 128 बिट जो है ये एड्रेस बनाने के लिए यूज करता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू टाइप ऑफ एड्रेस यानी आईपी एड्रेस। अब ये बिट्स क्या होती हैं, बाइट्स क्या होती हैं, ये कैसे क्रिएट होती हैं, किस तरीके की ये दिखती हैं, तो ये चीजें हमने आपको क्लास में पढ़ाई हुई हैं। ठीक है, अगर आपने प्रॉपर तरीके से क्लास आप देख रहे हो या आपने देख लिया है, आपने नोट बना लिया है, तो सो प्लीज आप उसको रिवीजन में रख लीजिए। ठीक है, क्योंकि 1 ही 1.5 महीने का टाइम है, तो ज्यादा से ज्यादा आप अपनी चीजों को रिवाइज कीजिए, यही आपके लिए जो है मोर देन इनफ होने वाला है। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 142। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन बी कन्वर्टेड टू मशीन लैंग्वेज यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। बी ऑप्शन। ठीक है, अभी इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आपका ऊपर आया हुआ था, तो वही है। यहाँ पर मशीन लैंग्वेज बोल दिया, इसी मशीन लैंग्वेज को हम लोअर लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं, ऑब्जेक्ट कोड भी बोलते हैं। ठीक है, सो डोंट कंफ्यूज अबाउट दिस। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज ऑन मोबाइल फोन। तो फॉलोइंग में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मोबाइल फोन पर यूज किया जाता है, यानी मोबाइल में फॉलोइंग में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। इट्स सो सिंपल यार, ये तो बहुत आसान है। बी। बी। हाँ, तो ये है आपका एंड्रॉइड है, क्योंकि विंडोज जो है, विंडोज के कई सारे वर्जन है, विस्टा है, एक्सपी है, ये सब लैपटॉप के लिए यूज होते हैं। एंड्रॉइड जो है, आपका मोबाइल भी एंड्रॉइड होगा, हमारा भी है। ठीक है, हो सकता है किसी का एप्पल का हो तो बात अलग है। ठीक है, POP3 एंड IMAP आर ईमेल अकाउंट्स इन विच। POP का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, यानी ईमेल के जो प्रोटोकॉल्स हमने आपको पढ़ाए हैं उसी से ये क्वेश्चन है। POP3 एंड IMAP एक ईमेल अकाउंट, जिसमें क्या होता है, तो इसमें जो है सिर्फ नाम तो दोनों का दिया है, बट डिफिनेशन सिर्फ एक की यहाँ पे आपसे पूछी जा रही है, 1111। तो इनमें से दोनों की डिफिनेशन में से किसकी डिफिनेशन यहाँ पे सही लिखी गई है। अगर आपको दोनों के बारे में मालूम है तो यू विल गेट इजली करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन। गुड, ठीक है। देखिए, ओनली हैज बी कनेक्टेड टू सर्वर टू सेंड एंड रिसीव ईमेल। देखिए, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, इसका जो है फुल फॉर्म है। इस प्रोटोकॉल का मतलब होता है ईमेल को भेजने के लिए या ईमेल को रिसीव करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है। प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, जब भी आप कोई भी काम करते हो तो आप एक रूल से करते हो। इसी तरीके से जब आप अपना ईमेल किसी के पास भेजते हो तो उसका भी एक रूल बना हुआ है कंप्यूटर के अंदर, उसी रूल के तहत ही आपका ईमेल रिसीवर तक पहुंचता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, IMAP बोलते हैं। तो IMAP का काम क्या है, IMAP वर्क फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग द ईमेल। सेंडर भेजेगा तो वो रिसीव कर लेगा, ठीक है, रिसीवर भेजेगा तब भी वो रिसीव कर लेगा। तो ये सिर्फ सेंड एंड रिसीव करने के लिए जो है ये प्रोटोकॉल यूज होता है। और आजकल हम लोग जो ईमेल की सेंडिंग एंड रिसीविंग करते हैं ना, वो इसी प्रोटोकॉल की मदद से ही की जाती है। ठीक है, चलिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर इज अ टाइप ऑफ। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है आपका, ये किसका पार्ट है, ये किसकी टाइप है, क्या ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, या एक कंपाइलर है, या फिर एक वेब ब्राउजर है, या फिर ये एक टाइप का आईपी एड्रेस है, ये क्या है। वेब ब्राउजर। हाँ, ये देखिए आपका एक वेब ब्राउजर है, और इसको जो है बैन कर दिया गया था 2022 के अंदर इंडिया में। ठीक है, और ये इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है, ये आपका मोबाइल का वेब ब्राउजर नहीं है, बल्कि ये पीसी का यानी ये कंप्यूटर का है। पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप जितने भी, उसमें ये यूज होते थे। बहुत पहले हम लोग भी इसी को यूज करते थे, लेकिन अब इसको बैन कर दिया गया। शायद ये एक चाइनीज एप्लीकेशन था जिसको इंडिया ने बैन किया था 2022 में, बहुत सारे एप्लीकेशनों के साथ। चलिए, TCP IP is necessary if one is to connected to the। TCP का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगर मतलब उसको कनेक्ट करने के लिए किस चीज की जरूरत है, फोन लाइंस, लैन, इंटरनेट या आ सर्वर। इंटरनेट। गुड,
ठीक है। देखिए टीसीपी क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यानी जब आप एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल के अंदर कोई फाइल कोई इमेज जो है भेजते हो, तो दिस एक्टिविटी हैज डन बाय टीसीपी प्रोटोकॉल। ठीक है, आईपी प्रोटोकॉल अभी आपने पढ़ा, आईपी एड्रेस जिसको हम बोलते हैं। चलिए, इज अ प्रोटोकॉल यूज्ड बाय ईमेल क्लाइंट टू डाउनलोड ईमेल टू योर कंप्यूटर, यानी एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसको ईमेल क्लाइंट मींस यानी ईमेल को यूज करने वाला जो यूजर होता है, जैसे मैं हूं, मैं ईमेल यूज कर रहा हूं तो मैं ईमेल क्लाइंट हो गया। ठीक है, और इसी तरीके से आप भी हो सकते हो। सिर्फ ईमेल को डाउनलोड करने के लिए, ईमेल को आप अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करने के लिए जो है ईमेल क्लाइंट कौन से प्रोटोकॉल को यूज करेगा? डी ऑप्शन। जी, देखिए पीओपी 3 भी इसको बोलते हैं, या पीओपी बोलते हैं, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म है। इसका मतलब ही यही होता है, वही मैंने कहा कि ना पहले यही सब यूज होते थे लेकिन अब ये यूज हो रहा है। तो इस प्रोटोकॉल की मदद से सिर्फ यूजर क्या करते थे, अपने कंप्यूटर पे ईमेल को डाउनलोड कर सकते थे। ठीक है, चलिए, कंप्यूटर वायरस जो है क्या है? बैक्टीरिया है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, नन ऑफ दीज है? सॉफ्टवेयर। हाँ, तो ये किस तरीके के सॉफ्टवेयर का पार्ट है आपके? एप्लीकेशन। नो 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 भाई, एप्लीकेशन वायरस कहाँ से एप्लीकेशन होगा? ट्रोजन हॉर्स है, आपके वॉर्म्स है, मालवेयर 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 का पार्ट है ये। ठीक हाँ, है, मान लो। मालवेयर। ठीक है, तो ये चीज ठीक है है, ठीक। आपके, नो कंफ्यूजन। अ पर्सनल कंप्यूटर यूजेस अ नंबर ऑफ चिप्स माउंटेड ऑन अ सर्किट बोर्ड, यानी एक पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी या लैपटॉप जिसको हम बोलते हैं, वो मतलब अ नंबर ऑफ चिप्स, ठीक है, यानी मुख्तलिफ तरीके के चिप्स को वो यूज करता है जो कि एक सर्किट बोर्ड पर लगी होती है। उस सर्किट बोर्ड को हम किस नाम से जानते हैं? मदरबोर्ड। डी ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि ये सीपीयू के अंदर लगी होती है। वर्चुअल मेमोरी इज, देखिए पहले मैं आपको समझाऊं कि वर्चुअल मेमोरी का मतलब होता क्या है। देखिए वर्चुअल मेमोरी जो है ये रैम को बढ़ाने के लिए टेम्परेरी तौर पर यूज होती है। एग्जाम्पल के तौर पे आपके मोबाइल की जीबी है 4 जीबी, यानी आपके मोबाइल में जो रैम है वो आपका 4 जीबी रैम है। ठीक है, बट आप जो है अपने मोबाइल के अंदर 6 जीबी तक की वीडियो ले रहे हो। ठीक है, तो ये कैसे पॉसिबल है? यानी 4 जीबी आपकी जो है एक तरीके से पूरी की पूरी होल मेमोरी है, लेकिन आपके मोबाइल के अंदर 6 जीबी तक चीजें जो है आ जा रही, कैसे आ रही हैं? तब आपका मोबाइल क्या करता है कि आपकी जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, यानी जो हार्ड डिस्क होता है, तो उसमें से जो है 2 जीबी वो यूज कर लेता है रैम की जगह पर। ठीक है, यानी वो फौरी तौर पर रैम की जगह पर जो है लेकर आपका काम कर देता है। तो ये इसी को हम बोलते हैं एन इल्यूजन ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज मेन मेमोरी। इल्यूजन का मतलब होता है वहम। ठीक है, यानी रैम को ये वहम हो जाता है कि हम बड़े हो गए हैं, यानी हम 4 जीबी थे, हम मतलब 6 जीबी का लेकर काम कर रहे हैं, तो ये एक वहम है। यानी लार्ज मेन मेमोरी का जो है एक तरीके का ये वहम है। तो इसी तरीके से वर्चुअल मेमोरी भी आपकी एक वोलाटाइल मेमोरी होती है, सेम एक्ट एज अ रैम। यानी जिस तरीके से रैम अपने काम को परफॉर्म करता है कि यानी करंट जाने के बाद लैपटॉप या डेस्कटॉप को बंद हो जाने के बाद सारे डेटा को वो क्या कर देता है, इरेज कर देता है, तो सेम वर्चुअल मेमोरी भी वही काम आपका परफॉर्म करेगी। आप आफ्टर द मतलब नेटवर्क के खत्म हो जाने के, सॉरी इंटर आपका ये कंप्यूटर बंद हो जाने के बाद, ठीक है, या पावर की सप्लाई जो है बंद हो जाने के बाद, तो ये चीज है। तो वर्चुअल मेमोरी को आप बोल सकते हो कि ये मेन मेमोरी का इल्यूजन है। इल्यूजन का मतलब एक वहम, यानी वो वक्ती तौर पर मेन मेमोरी को यानी रैम को ये वहम में डाल देता है। ठीक है, और वहम में डालने का मतलब यही है कि रैम आपका 4 जीबी का था, बट वो करंटली जो है 6 जीबी वाली चीजों को लेकर काम कर रहा है। तो ये जो 2 जीबी बढ़ के आई है ना, वो आपकी हार्ड डिस्क से ली गई है, और उसी चीज को हम बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी। ठीक है, गॉट? जी। ठीक है, तो ये है आपका ऑप्शन 3। तो ये याद रखना है कि वर्चुअल जो है वो आपकी एक वोलेटाइल मेमोरी है, मैंने आपको दिया भी है चार्ट में ये चीज। ठीक है,
चलिए, अ कंपाइलर इज अ सॉफ्टवेयर विच कन्वर्ट, कंपाइलर आपका एक सॉफ्टवेयर है जो किस चीज को कन्वर्ट करता है, ये बताइए। Deocean. ठीक है, अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट अ प्रोग्राम स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट इनटू मशीन लैंग्वेज, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट मींस लाइन बाय लाइन, ठीक है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर हम बोल सकते हैं, तो वो कौन सा है? Translator. नो 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 नो, इंटरप्रेटर, अभी तो Then मैंने, interpreter. हाँ ठीक है, तो ये है आपका इंटरप्रेटर, ठीक है। तो आज की क्लास को जो है यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई थिंक दिस क्लास इज सो सिंपल एंड यू आर गेटिंग मेनी मोर नॉलेज, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है आपको नई आपको मालूम हो रही होंगी, या बहुत सारी चीज़ें जो है आपकी रिवाइज हो रही होंगी इन क्लासेस के ज़रिए, ठीक है। तो अभी आपको जो आप लोगों को फोकस करना है इस टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा आपने जो पढ़ लिया है, जितना भी पढ़ लिया है, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे बच्चे जो नए हैं जिन्होंने सिलेबस को मुकम्मल नहीं किया है, कुछ यूनिट को ही उन्होंने पढ़ा है, और उनको ये लग रहा है कि अगर हम स्मार्टली किसी दूसरी यूनिट पे जो है फौरी तौर पर चले जाएंगे और पढ़ लेंगे, तो हम जो है एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। देखिए, ये आपकी सोच है, बट मैं अगर आपको अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक बताऊं, अगर आपको अच्छा लगे तो आप फॉलो कर लेना, अदरवाइज आप अपने हिसाब से काम करना। अगर आपने पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा है, आपने जितना भी पढ़ा है, मान लीजिए आपका सिलेबस जो है ये है, ठीक है, एक छोटा, मान लीजिए आपका सिलेबस इतना है और आपने सिर्फ इतना ही हिस्सा पढ़ा है, ठीक है, तो अब आपके पास जो है टाइम नहीं है यहाँ पे इतना जाने का या इतना जाने का या उतना जाने का, ठीक है। अगर आप इतना आ जाते हो, यानी इतना आप और कवर कर लेते हो आसानी के साथ, तो आप कवर कर लो, क्योंकि अभी आपका पूरा दिसंबर यानी 31 दिसंबर से आपके एग्जाम शुरू होने, पूरा आपके पास 1.5 महीना है। अगर आप यहां तक भी 10 दिन के अंदर या 5 दिन के अंदर इतनी चीजों को आप कवर कर लेते हो, तो आप तो कवर कीजिए, ठीक है। तो अच्छा, अगर आप नहीं कर सकते हो, आपने इतना अच्छे से पढ़ा है, यहाँ पर सारे क्वेश्चन भी लगाए, सब कुछ भी लगाए हैं, तो इसी चीज को आप खूब अच्छे से समेटने की कोशिश कीजिए, बार बार अपनी लिखी हुई नोट बनाने, जो कुछ आपने बनाया है, जो कुछ आपने खुद से लिखा है, उसको रिवाइज कीजिए, जितने क्वेश्चन आपने लगाए हैं उन्हीं क्वेश्चन को बार बार आप लगाइए, ठीक है। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि जितना आपने पढ़ा है वो आपका 100% रहे, ताकि अगर उसमें से कोई क्वेश्चन आपका टकराए तो आपको ये ना लगे कि मैंने इसको पढ़ा है और मुझसे जो है ये गलत हो गया है। बाकी मैथ वगैरह के अंदर अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है, मैथ वगैरह को आपने टच भी नहीं किया है, तो छोड़ दीजिए, क्योंकि शुरुआत आपके पास होती है, 4-5 महीना आपके पास रहता है, तो उसी टाइम आपको बताया जाता है कि आप शुरू दिन से ही मैथ को सीखना या उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मैथ एक ऐसी चीज है जो आपको 1 महीने के अंदर या 15 दिन के अंदर, अगर आप नहीं जानते हो मैथ के बेसिक, तो आपको आसानी से नहीं आने वाला, उसके लिए जो है रेगुलर बेस पे प्रैक्टिस दरकार है, ठीक है। तो उसको आप छोड़िए, बाकी जो आपने पढ़ा है, जितना आपने पढ़ा है, या फिर अगर आप आसानी के साथ आधे से ज्यादा चीजों को कवर कर सकते हो इस नवंबर के महीने में, तो आप कवर कर लो। बाकी दिसंबर जो है पूरा आप अपना टाइम बना लो बोथ पेपर के रिवीजन के लिए, जितना आपने पढ़ा है उसी चीज को जबरदस्त तरीके से रिवाइज कीजिए, और जितना आपने क्वेश्चन लगाया है उन क्वेश्चन को भी रिवाइज कीजिए, और आगे जो मतलब पीवाईक्यू के क्वेश्चन आपको मिलते हैं उनको भी खुद से लगाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए, कोई डाउट है किसी को? सर ये पीडीएफ कहाँ अपलोडिंग? पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दी जाती है, बाकी वीडियो जो है वो अपलोड होती है वहां पे। तो मैंने चेक करी थी मगर मुझे मिली नहीं। मतलब किस टेलीग्राम पे, जो मतलब टेलीग्राम चैनल जो बना है वहां पे नहीं मिलती आपको? जी नहीं, जिसमें ये जो पीडीएफ सेंड हुई थी तो उस वाले में नहीं मिली। मतलब इस क्लास की पीडीएफ जो अभी हम पढ़ा रहे हैं? जी जी। चलिए ठीक है, क्या देखते इसके हैं। लिए टेलीग्राम पर कोई और है क्या इसके लिए? इस मतलब बार ग्रुप? इस बार का जो बैच बना होगा वो चैनल है, उसी में होगा वो। नहीं तो इस वाले बैच की तो जो पीडीएफ सर ने की थी तो उसमें तो अच्छा, वो प्रीवियस वाली वाले तो मैं, हैं। ठीक ठीक। हाँ प्रीवियस वाला नहीं है, ये करंट वाला है। ओके, ठीक है, देखते हैं, मुझे भी याद नहीं है। वैसे मैं अपलोड करता हूँ, देखता हूँ काम करके।